आप बताएं कि कौन सी ऐसी जगह है या कौन सा ऐसा बैंक है या कौन सा ऐसा बिजनेस है जहां पर आप इस तरीके से पैसा बना सकते हैं। और ये पूरा एक टाइम टेकिंग पीरियड है जो कि आपको गुजारना होता है। जो मैं तो ये समझता हूँ कि वो इन्वेस्टर ही नहीं है जो कि शॉर्ट टर्म वाला रियल एस्टेट में मामला देखता हूँ, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मैं ये समझता हूँ कि रियल एस्टेट है ही नहीं। रियल एस्टेट लॉन्ग टर्म गेम है। रियल एस्टेट लॉन्ग टर्म, द मोर यू कीप द मोर यू विल अर्न। डेफिनेटली। इवन अगर हम बात करें, अगर आज से हम लोग 20 साल पहले की बात करें या 25 साल पहले की बात करें या 22 साल पहले की बात करें, तो उस टाइम पे अगर हम वही एरिया जो आज जो है 100% 200% 300% पाम जुमेरा की मिसाल है आपके सामने। वही पाम जुमेरा पे अगर तुम्हें याद हो कि जो छोटे वाले विलास थे जो आज 35-30 मिलियन के हैं, ठीक है, वो कितने के थे? 2 मिलियन, 3 मिलियन, 2 से 5 मिलियन के बीच का उनका 4-5 मिलियन का प्राइस। जो क्राउन पे या फिर जो प्राइम लोकेशन पे थे वो 6 से 10 मिलियन के बीच में थे, ठीक है। आज वो 80-80 100 मिलियन के हैं और इवन समहाउ 100 मिलियन प्लस भी हैं बहुत सारे, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि वो तो हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, वो किसी अलग लेवल पे जा चुके हैं। वो तो हम किसी भी तरीके से कैलकुलेट करें, आप 1000%, 2000% ऐसे कैलकुलेट करेंगे और लोग इस चीज को मानने के लिए भी तैयार नहीं होंगे। जुमेरा गोल्फ स्टेट आप देखें, ठीक है ना, एमिरेट्स हिल्स आप देखें, ठीक है। तो ये वो एरियाज हैं जो हमने देखा है कि अगर कोविड से पहले की उनकी बात करें तो उनके क्या प्राइजेस थे और कोविड के बाद उनके क्या प्राइजेस हैं। दुबई हिल स्टेट मुझे आज भी याद है कि 2018 में मेरा एक क्लाइंट था और वो सिदरा में, ठीक है ना, तो वहां पर वो 1.95 का बेच रहा था उस टाइम। सिदरा का विला इमार की कम्युनिटी में। हाँ, और अब क्या प्राइस है आपको भी पता है, ठीक है। 1.95 नाउ इज मोर देन आई थिंक 6-7 मिलियन होगा आराम से, 7 से 8 मिलियन के बीच की चीज। अब आप देखो कहाँ, मतलब 5-5 सालों में 6-6 सालों में चीजें बिल्कुल चेंज हो गई। तो अभी जो लोग, मैं समझता हूँ कि इस टाइम पे जो ये करंट सिचुएशन के अंदर जो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, मुझे लगता है कि फ्यूचर में उनको इसी तरीके के बहुत सारे मिरेकल्स देखने को मिलेंगे। जो नए नंबर्स जो वो देखेंगे उसके बाद अपनी इन्वेस्टमेंट। अच्छा सर, अच्छा मैं चीज बोलूंगा, इसको मिरेकल का नाम नहीं देंगे, इसमें होगा कि सर देखिए अगर हम किसी को नंबर बताते हैं, हम ये लेट्स से अगर कोई आपके उनके लिए तो मिरेकल्स है ना, अब हमें उनके उसका प्रूफ भी देना होता है कि सर आप ये देखें कि ये क्यों हो गई, ये चीज हमें ये चीज भी बतानी होती है कि सर ये चीज क्यों हो। देखो आपने 3 रिसेशन गुजार, ये तीसरा है आपका, मेरा भी ये तीसरा है। मैं इसको रिसेशन नहीं कह सकता। हाँ, हम लोगों की नजर में ये रिसेशन है, करेक्शन मार्केट में करेक्शन। आप ये बोल रहे हैं कि मार्केट थोड़ी स्लो है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है जिसकी वजह से कोई कुछ भी बोले इसको, ठीक है ना। लोग कोई रिसेशन बोलता है, कोई कुछ बोलता है, अपनी अपनी टर्मिनोलॉजी में हर बंदा अपने माइंड सेट के हिसाब से। हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल देते हैं, लोग बोलते हैं ना रिसेशन, चलो हम बोल देते हैं रिसेशन, ठीक है ना। अगर रिसेशन होता तो मैं आज ये थोड़ी बोल रहा होता कि मेरी प्रॉपर्टी जो है आज भी 2.5 मिलियन में मेरे पास रेडी बायर्स खड़े हैं। रिसेशन होता तो 1.6 की आपने प्रॉपर्टी 6 लाख की बेची होती। बिल्कुल। तो जो है वही वाली बात आपकी कि हम प्रॉफिट में से लॉस करके हम दे सकते हैं, बट ऐसा लॉस नहीं होगा कि जो प्रॉपर्टी जितने में ली हुई है उससे माइनस में दें, ठीक है। तो ये लोगों की जो गलत फहमी है ये दूर करने के लिए मैं ये बात कर रहा था कि अगर कोई ये समझता है कि ये कोई रिसेशन आया हुआ है और इस टाइम पे जो है वो प्रॉपर्टी बाय कर लेगा और उसको ओपी से नीचे पे मिल जाएगी, तो भाई इस टाइम पे आप भी ऑनर हैं कुछ प्रॉपर्टियों के, आप भी ऑनर हैं, मैं भी प्रॉपर्टियों का ऑनर हूं, और हमारे जितने भी हमारे साथ इन्वेस्टर जुड़े हुए हैं उनमें से कोई भी ऐसा, अभी तक मेरे पास तो कोई ऐसा इन्वेस्टर नहीं है जिसने मुझे ये बोला इमरान 50% नीचे पे बेच दे। वो ये बोलते हैं आप 50% की बात कर रहे हैं, मतलब मेरे पास ऐसे 5% वाले भी नहीं कि 5% में मिलता है। हाँ, मोस्टली बोलते हैं कि यार चलो 20-30 ऑफलाइन प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, जिन्हें ऑफलाइन मुझसे पिछले साल खरीदा था, अभी भी ऑफलाइन प्रोजेक्ट ही है। वो बोलते हैं कि ठीक है, अगर रीसेल भी करना है, कभी उनको कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, तो बोलते हैं कि ठीक है, अगर वो प्रॉपर्टी के ऊपर मैं उनको 20%, 22% का प्रीमियम दे रहा हूँ मैं, तो कहते हैं कि ठीक है आप 20% नहीं दो, मुझे 15% प्रीमियम दे दो। ओपी या ओपी से नीचे, ओरिजिनल प्राइस से नीचे तो बेचने की कोई बात ही नहीं कर रहा। डेफिनेटली। तो वो क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उनको पता है कि आज अगर मार्केट में इस तरीके का बायर नहीं है जो उनको ओपी से ऊपर प्राइस दे, तो वो बेचने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उनको पता है 1 साल के अंदर जो है मार्केट दोबारा अपने उस लेवल पे पहुंच जाएगी जो उनको चाहिए, तो फिर वो क्यों बेचें। तो इस टाइम पे वो ये कर सकते हैं कि हाँ भाई प्रॉफिट में से लॉस करके सेल करके, क्योंकि वही पैसा वो दोबारा री इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो कि अभी डेवलपर ऑफर्स दे रहे हैं, क्योंकि ये ऑफर उनको भी पता है कि दोबारा नहीं आनी, ठीक है। फिर उसके लिए फिर कोई नए साइकिल का वेट करना पड़ेगा अगले 4-5 साल, 8 साल, 10 साल,
ठीक है ना। तो ऐसा वक्त जो है बार बार नहीं आता इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर मैं अभी बात करूं, अगर मेरे पास अभी कैश पड़े हों तो अभी मेरे पास ऐसे ऐसे ऑफर्स हैं कि मैं बोलूं कि यार अभी अगर मैं वो चीज़ पे इन्वेस्ट करता हूं और पैसा भी ज़्यादा नहीं लगाना पड़ेगा और फ्यूचर में मुझे इसका जो है 3 गुना मिल जाएगा रिटर्न 1 साल 1.5 साल में ही, ज़्यादा लंबे अरसे में भी नहीं, 1-1.5 साल में ही। तो फिर मुझे और क्या चाहिए। बिल्कुल। तो हमारे इन्वेस्टर्स का भी यही है कि जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स राइट नाउ जो मार्केट में हैं वो यही चीज़ देख रहे हैं कि कौन सा डेवलपर उनको कितनी अच्छी ऑफर दे सकता है, जितनी ज़्यादा डाउन पेमेंट पे या फुल कैश के ऊपर। बिल्कुल। अब यहाँ तो देखिए डाउन रिपोर्टाज में तो डाउन पेमेंट ही नहीं है ना, तो वो तो कह रहे हैं कि आप नॉर्मली 0.5 to 1% हम स्ट्रेट अवे पे करें अंटिल 80 मंथ्स, सॉरी अंटिल 20 मंथ्स, फिर 80% ले लें आप। ये वो इन्वेस्टर्स हैं जो अपना पैसा लिक्विडेट नहीं करना चाहते, बिल्कुल पूरी इन्वेस्टमेंट नहीं लगाना चाहते या ज़्यादा डाउन पेमेंट नहीं करना चाहते। लेकिन मार्केट में ऐसे इन्वेस्टर्स भी हैं ना जो कि ज़्यादा पैसा लेके बैठे हुए हैं, ये बोलते हैं कि भाई ज़्यादा डाउन पेमेंट ज़्यादा इंसेंटिव। बिल्कुल सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो मतलब प्राइसिंग के ऊपर वो लोग नेगोशिएट कर सकते हैं डेवलपर्स के साथ, तो वो एक उनके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो कि आज की तारीख में है और आने वाले वक्तों में फिर ये चीज़ नहीं होगी, ठीक है ना। क्योंकि डेवलपर को भी पता है कि अभी हमें अपना चीज़ों को रनिंग में रखना है, ठीक है ना, ताकि हमारा भी जो है कोई चीज़ जो चलता रहे, नए लॉन्चेस आते रहे, नए प्रोजेक्ट्स आते रहे, ताकि जो है मार्केट स्टॉप ना हो। अब ये देखें ना सर आप कि अगर हम चलो मीडियोकर डेवलपर का, हम ब्रांडेड बड़े डेवलपर की बात करते हैं या नॉर्मल डेवलपर की बात करते हैं, तो रिपोर्टाज भी आज की डेट में भी रिपोर्टाज लॉन्च कर रहा है, न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, जैसे अली ने बताया अभी लास्ट वीक ही तो इन्होंने लॉन्च किया है। Exactly. और वो उसके भी अच्छे खासे यूनिट सोल्ड आउट हो गए, जस्ट कुछ ही लिमिटेड इन्वेंटरी बची है। वर्दाना कम्युनिटी बेसिकली टोटल जो प्लॉट साइज अगर मैं आपको बताऊं 17 मिलियन स्क्वायर फीट का प्लॉट साइज है, जिसपे ऑलरेडी 15 फेजेस हम सोल्ड कर चुके हैं, सेल हो चुका है। क्या बात है। अभी हमने 16 फेज लॉन्च किया है जो भी अप्रोक्सीमेटली 60-70% सोल्ड आउट हो चुका है। सोल्ड आउट है। तो हमारे पास कोई 30-35% की लिमिटेड इन्वेंट्री अवेलेबल है इस वक्त सिस्टम में। तो लुकिंग ओवर द करंट मार्केट सिचुएशन अगर हम बात कर रहे हैं, इस सिचुएशन में भी अगर हमने एक हफ्ते के अंदर 65-70% प्रोजेक्ट बेच दिया है, तो मुझे कहीं से नहीं लग रहा है कि मार्केट में कोई डिस्ट्रप्शन आई है या कोई करेक्शन आया है। बिल्कुल, मार्केट अभी भी उधर ही है। देखें, अब इस चीज़ का बेनिफिट इन्वेस्टर उठा सकता है, राइट, कि इन्वेस्टर आज की तारीख में अगर इन्वेस्टमेंट करता है, देखें अब जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, लोगों को ये लग रहा है कि मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन हुई है, ये है वो है, तो इस टाइम पे एज कम्पेयर टू सेकेंडरी ऑफ प्लान प्रोजेक्ट में आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि डेवलपर वो ऑफर्स दे रहा है, ठीक है। डेवलपर कह रहा है कि आओ, और ये भी एक स्ट्रेटजी है दुबई की कि वो अपने इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए ये ऑफर्स दे रहा है ताकि वो इन्वेस्टमेंट अपनी स्टॉप ना करें। एग्जैक्टली, सिंपल सी बात है। हाँ। सेकेंडरी में तो अभी आज की तारीख में अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, एक डेवलपर है जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, वो डेवलपर जो है अभी दुबई साउथ के अंदर, नहीं आप थोड़ा सुना, इसका मैं नाम नहीं लूंगा, आप गूगल कर लेना जाके ये बात सच्ची हो जाएगी। तो मैं ये कह रहा था कि वो जो डेवलपर है बेसिकली, क्योंकि अभी हम लोग जो है उस डेवलपर के साथ बैठे हुए नहीं है, तो मैं उस डेवलपर का नाम नहीं लूंगा, तो वो डेवलपर जो है दुबई साउथ के अंदर इस टाइम पे 500,000 में स्टूडियोज ऑफर कर रहा है, और अभी रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट में अगर हम बात करें इस टाइम पे 500,000 में, क्या दुबई साउथ के अंदर आपको पता है कि इस टाइम पे पेमेंट प्लान के साथ वो भी 36 मंथ का पोस्ट हैंडओवर, क्या आपको लगता है कि ऐसा कोई मार्केट में अभी प्राइस चल रहा है? अच्छा, अगर आप सेकेंडरी के अंदर आप लेने जाएं तो इस टाइम पे सेकेंडरी में क्या प्राइस है? कम से कम भी जो है 6 लाख, ठीक है ना, कम से कम भी सेकेंडरी के अंदर मिलेगा तो 6 लाख, और अगर ऑफ प्लान पे जाएं तो 6 लाख से लेके 6.5 लाख के बीच, मिनिमम कुछ जगहों पे 7 लाख भी है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं इस टाइम पे 5 लाख पे हमें वो मिल रहा है, और इसके अलावा वो बोल रहे हैं कि अगर कैश पे आप आते हैं तो हम उसमें और भी कुछ मजीद उसमें कुछ आपसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बताएं कि इस टाइम पे जो है आप को कोई बोले कि भाई आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप सेकेंडरी पे जाना चाहेंगे या ऐसी ऑफर देख के ऑफ प्लान पे जाना चाहेंगे? हर कोई बोलेगा भाई ऑफलाइन पे जाना है। 2 बेडरूम 1 मिलियन के अंदर दुबई साउथ में, कैन यू इमेजिन, विद 36% पोस्ट हैंडओवर। और जब तक वो रेडी होगा तब तक आपका मखतूम एयरपोर्ट भी जो है आपका 100% ऑपरेशनल हो जाएगा। और जो है आप समझें कि आज की तारीख में भी दुबई साउथ के अंदर जो है 2 बेडरूम का रेंट 80,000 तो चल रहा होगा, ठीक है। अगर कोई 1 मिलियन में लेता है तो आज की तारीख में 8% ROI पे खड़ा हुआ है वो, बिल्कुल, ठीक है, और वहां का प्राइस चल रहा है 1.4-1.5 मिलियन, बिल्कुल। तो उसको कैपिटल एप्रिसिएशन के साथ उसको रेंट रिटर्न भी अच्छा मिल, बिल्कुल।
तो इन फ्यूचर में उसको रेंटल भी ज़्यादा मिलेगा और कैपिटल एप्रिसिएशन भी। ऐसे ही हम बात कर रहे हैं कि अगर रिपोर्टाज की, तो जो ये ऑफर्स कर रहे हैं इस टाइम पे अपार्टमेंट्स की या विलास की या टाउन हाउसेस की, तो आज की तारीख में जो प्राइजेस इनके पास हैं या जो पेमेंट प्लान इनके पास हैं और जिस तरीके से सोल्ड आउट हो रही हैं चीज़ें, क्या आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स के बाद क्या ये ऑफर्स मिलेंगी? सर आप 3 मंथ बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि मई के बाद ये चीजें मिलेंगी। बिल्कुल ठीक है, अप्रैल ऑलमोस्ट एंड हो चुका है, मई एक तो देखो मैं ये कहता हूँ कि चलो समर सीजन आने वाला है ना, तो समर सीजन के अंदर जो है चलो हम बोलते हैं कि थोड़ा सा जो है ऑब्वियस थोड़ी सी चीजें स्लो हो जाती हैं, बहुत सारे लोग ट्रैवल भी कर रहे होते हैं, बच्चों की छुट्टी हो जाती है, चलो मई स्कूल की की। जगह जून तक चलेगा, ठीक है ना, क्या जुलाई ऑनवर्ड्स क्या ये चीजें मिलेंगी? नहीं मिलेगी सर। नहीं मिलेंगी, राइट। तो जो भी इन्वेस्टर है उनको ये बात समझनी होगी कि दिस इज द राइट टाइम टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी विद इन 3 मंथ्स। अगर ड्यूरिंग 3 मंथ्स अगर उन्होंने कोई चीज कर ली तो ठीक है, वरना उसके बाद फिर वो पुराने प्राइसेस ढूंढते रह जाएंगे। अगर वो इन्वेस्टर है, तो- अगर वो इन्वेस्टर है और रियल इन्वेस्टर है तो उसको ये चीज पता होगी कि भाई ये चीजें नहीं आती दोबारा, बहुत टाइम लगता है इन सब चीजों का ऐसी सिचुएशन आने में कि जहां हमें राइट टाइम मिल गया बाय करने। बिल्कुल, फिर उसके बाद आप गो विद द फ्लो चलते हैं। जैसे अभी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से अगर हम बात करें कि पूरी दुनिया के अंदर सप्लाईज जो है थोड़ी स्लो हुई हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की या जो भी मटेरियल्स आना था, चीज़ें आनी थी, तो डेफिनेटली क्रूड ऑयल बढ़ा, तो उसकी वजह से प्राइसेस डेफिनेटली कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा, तो कंस्ट्रक्शन के ऊपर इफेक्ट पड़ने से कंस्ट्रक्शन प्राइसेस इंक्रीज होंगी, राइट। तो अगर डेवलपर आज की तारीख में उसी प्राइस पे जो माल दे रहा है, भले प्राइसेस बढ़ गए कंस्ट्रक्शन के, फिर भी वो उसी प्राइस पे दे रहा है, प्राइस में दे रहा तो ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि आने वाले वक्तों में डेफिनेटली फिर डेवलपर भी अपना प्राइस उसी के हिसाब से इंक्रीज करेगा। Exactly. क्योंकि जब मटेरियल महंगा होगा, कंस्ट्रक्शन महंगी होगी, तो डेफिनेटली लैंड का प्राइस भी बढ़ेगा, कंस्ट्रक्शन का प्राइस भी बढ़ेगा और ऑटोमेटिकली प्राइस इंक्रीज होगा ही होगा। तो फिर कहाँ जाएंगे? फिर वही पुराना प्राइस ढूंढोगे कि यार वो 5 लाख, वो 6 लाख, वो 1 मिलियन, वो 1.5 मिलियन कहाँ गया? तो अब वो नहीं है, अब वही चीज जो है 20% इंक्रीज हो जाएगी। इवन इनका रिपोर्टाज का अगर आप प्रोजेक्ट देखें, अभी हम मैं एक मुझे ना बहुत अच्छा मतलब एक पॉइंट आया हाँ, ये वाला ना ठीक है। रिपोर्टाज के लिए हाँ। ना, कि अगर आप ये देखिए 2080 का पेमेंट प्लान है, इट्स अ वाओ पेमेंट प्लान। क्यों यार, आपको सिर्फ 20% देना है, लेट्स से 20% डाउन पेमेंट देनी है, 20% आपको 20 मंथ में देना है, रेस्ट 80% आप मॉर्गेज उठाएंगे, मॉर्गेज उठाने के बाद अपनी प्रॉपर्टी दे देंगे आप रेंट पे। ठीक है, आप जो अपना काम कर रहे हैं, जो आपकी सैलरी है, जो आपका कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह कुछ है, आप उस पर अच्छे से रह रहे हैं, आपका रेंट की ईएमआई निकल, आपकी जो बैंक की ईएमआई है वो आपका टेनेंट पे कर रहा है। डेफिनेटली, और इवन कुछ प्रॉफिट भी आ रहा है। जैसे मैं तो एक्स बैंकर हूं, तो मुझे सारी कैलकुलेशन पता है। अभी जैसे मैंने कुछ अपनी प्रॉपर्टीज जो है उस पर मॉर्गेज लिया हुआ है, तो लेट सपोज कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मेरी 1 बेडरूम की प्रॉपर्टी रेंटेड है 75,000 में, ठीक है, तो उसका मंथली रेंटल कितना हुआ? मंथली रेंटल मिनिमम आपका 4 से 5 हजार, 5 से 6 हजार 6,000 के करीब अप्रोक्सीमेटली आ जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें 6,000 या 6,000 प्लस रेंटल की, और मेरी ईएमआई जा रही है 2,300 2,400, 2 से 3 हजार के बीच में, बिल्कुल ठीक है। अब आप समझे कि 2,500 इंस्टॉलमेंट चली गई, पीछे रिमेनिंग जो है आपका 4,000 या 3,500 आपकी पॉकेट में आया। उसमें से 1,000 निकाल दो आपका सर्विस चार्ज, डेवलपर सर्विस चार्ज, उसके बाद जो बच रहा है वो 50% आपका मोटा एक तरीके से, हाँ एग्जैक्टली, अली ने 50% आपका बचता है। डेफिनेटली, तो आप मेरे अब जैसे 2 यूनिट के जो अगर आ रहे हैं, तो तीसरी प्रॉपर्टी मेरी फ्री हो गई। एग्जैक्टली, ठीक है, अब मैं जिस विला में रह रहा हूँ उसकी इंस्टॉलमेंट 9,300 है, तो यहाँ से 2 जो आते हैं वहां से मेरे विला की हो गई, मेरा विला फ्री हो गया। अब मेरे पास 2 प्रॉपर्टी हैं, वो भी उनके भी इंस्टॉलमेंट जारी है रेंटल से, और मेरा इसका भी जो है वो आ रहा है। और इसके अलावा जो मैंने प्रॉपर्टी आज से 3-3.5 साल पहले 6 लाख 7 लाख में ली थी, आज वो 1 मिलियन टच कर गई, 1 बेडरूम के, ठीक है, रेंटल भी इंक्रीज हो गए, तो मेरी ROI 12-13% रेंटल की हो गई, और मेरा कैपिटल एप्रिसिएशन भी 40-50% हो गया। बिल्कुल। अब आप मुझे बताओ कि ऐसी चीज कहाँ मिलेगी? आज की मार्केट में मिलेंगी ना सर, आपने भी राइट टाइम पे ली थी प्रॉपर्टी, तभी आप इतना खुशी बता रहे हैं। आई थिंक मेरे लिए थोड़ा जेलसी फील कर रहे हैं ना। तो ऑब्वियसली आज की टाइम पे ही सब चीजें मिलेंगी ना, क्योंकि आपने बहुत राइट टाइम पे सब चीजें ली। इवन मेरे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिनको मैं इस पे भी गाइड करता हूँ, अगर आप करेक्ट करोगे, कि अभी इस टाइम पे जैसे हमने बात करी कि 20% डाउन कर दें और 80% मॉर्गेज पे चले जाएं, ये बहुत बड़ा ऑप्शन है। ठीक है, नंबर 2 कि इस टाइम पे बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास प्रॉपर्टीज़ हैं और वो नई अपॉर्चुनिटीज़ देखना चाहते हैं, और उनको आइडिया नहीं है कि हम कैसे दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास उस टाइम पे कैश फ्लो नहीं है। अब मैं बोलता हूँ ठीक है, आपके पास कैश फ्लो नहीं है, तो हम इस टाइम पे क्या कर सकते हैं, उनको बैंक से इक्विटी रिलीज करा सकते हैं उनकी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी के ऊपर, वेरी इकोनॉमिकल प्रॉफिट रेट के ऊपर, ठीक है ना।
तो उसमें अगर कोई कन्वेंशनल पे जाना चाहे तो इंटरेस्ट रेट बोल सकते हैं, अगर कोई इस्लामिक पे जाना चाहे तो प्रॉफिट रेट बोल सकते हैं। तो वो चाहे कन्वेंशनल में जाना चाहे वो जाना चाहे इस्लामिक पे, तो हम उनको इक्विटी रिलीज करा के 50-60% की उनकी करंट प्रॉपर्टी वैल्यू के हिसाब से, ये नहीं कि उन्होंने जो पहले बाय करा था, लेट सपोज किसी ने पहले बाय करी थी 6 लाख पे 7 लाख पे, जैसे मैंने आपको बताया, नहीं मिलेगा अब करंट जो करंट के हिसाब से मिलेगा, अब करंट 1 मिलियन पे, अब पहले ली थी उसने 6 लाख पे या 7 लाख पे, अब करंट वैल्यू के ऊपर अगर उसको 60% मिल रहा है, आप खुद कैलकुलेट कर लें कि आज की तारीख में एक कैश प्रॉपर्टी वो बाय कर सकता है उसी इक्विटी के ऊपर और 3.99% के ऊपर। इवन अगर उसका प्रोफाइल और स्ट्रांग है तो हम बैंक से थोड़ा सा कैलकुलेशन में थोड़ा सा और डिफरेंस करा के इवन 3.5 तक भी ट्राई कर अगर हम सकते हैं एवरेज भी रखें तो 3.99 इट्स नॉट अ बैड थिंग यार, डेफिनेटली। तो ये चीजें जो है हम अपने इन्वेस्टर को इस तरीके से भी समझा सकते हैं। आप क्या बोलते हो इस बारे में? 100% ऑब्वियसली, जैसा आपने बताया कि आपका तो बैंकिंग का एक्सपीरियंस है, ये चीज मेरे भी माइंड में भी ये चीज आ रही थी कि यार इस तरीके से भी तो बहुत अच्छी डेफिनेटली इक्विटी रिलीज की होते हैं कि आपकी मतलब इक्विटी रिलीज जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि इक्विटी रिलीज क्या होता है। जहां तक मैं समझ रहा हूं, मैं बैंक जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए आपको आपकी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी के ऊपर आपको Exactly. allot करना है, आपकी आपने प्रॉपर्टी वैल्यू का। एक चीज आपने रखवा के, आपकी कोई चीज, कोई भी वैल्यूएबल चीज आपने रखवा के बैंक से पेमेंट उठा लिया, लोन उठा लिया, पैसा उठा लिया बैंक ने, वो आपकी लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें आपकी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी को बैंक मॉर्गेज करता है अपने पास और उसके ऊपर वो 60% इक्विटी रिलीज करता है करंट प्रॉपर्टी वैल्यू के अगेंस्ट। एग्जैक्टली वो अगर आपने किसी टाइम पे वो कम में बाय करी थी और आज जो है उसकी वैल्यू डबल हो चुकी है तो आपको तो बहुत बड़ा बेनिफिट हो गया। इसमें ये चीज और कि अगर वो मेरी प्रॉपर्टी रेंट पे है तो रेंट वो बैंक को नहीं जाएगा, रेंट फिर भी मेरे पास ही रेंट आपके पास ही आएगा। प्रॉपर्टी का ऑनर मैं ही रहूंगा, मालिक मैं ही रहूंगा। डेफिनेटली उसी रेंट में से मैंने उसी के जो ईएमआई के पैसे होते हैं आधे वहां रखे, आधे अपनी पास रखे और आधे किसी और जगह में मैंने पैसे रखे। डेफिनेटली 3 साल में आपकी दोनों प्रॉपर्टीज रिलीज हो जाएगी। बिल्कुल। स्मार्ट तो ये- इन्वेस्टर यही कर रहा है पिछले 4-5 साल से। तो मैं इसीलिए अपने सारे जितने भी क्लाइंट्स हैं, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं और जो हमारे व्यूअर्स हैं, मैं उन सबको यही बात बोलता हूँ कि अगर आपके पास कोई इस तरीके के क्वेश्चंस हैं तो आप आएँ, हमसे बैठें और डिस्कस करें। तो जो हम प्रोफेशनल आपको एडवाइस दे सकते हैं रिगार्डिंग फॉर द इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो वो उनके लिए बहुत ही बेस्ट एडवाइस हो सकती है, क्योंकि आज की तारीख में मार्केट में बहुत सारे एजेंट्स हैं जो कि इस नॉलेज के साथ काम ही नहीं कर रहे, ना वो इतना गाइड कर सकते हैं अपने इन्वेस्टर्स को। 2021 के बाद आया था रियल एस्टेट में है, लेकिन जो उस टाइम पे पीक आया था, उस टाइम पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी अच्छी जॉब छोड़ के वो रियल एस्टेट में आ गए थे। अब ऑब्वियसली वो भी थोड़ा थोड़ा फिल्टर होने स्टार्ट हुआ। उसमें ये होगा कि आप किस एजेंट के पास जाएंगे, उसमें जाएंगे कि आप उसका एक्सपीरियंस देखेंगे, उसकी वो देखेंगे कि वो किस लेवल से उठता है। जैसे आप हैं, स्टेबिलिटी कितनी हाँ, है, कितने टाइम से काम कर रहा है मार्केट में। जैसे इमरान की मिसाल है, मेरी मिसाल है, हम लोग अपने फोर फादर्स के पैसे लेकर नहीं आए थे। Definitely. आपने भी कंपनी खोली हुई है, मैंने भी कंपनी खोली हुई है, अली हमको बहुत पहले से जानते हैं, हम लोग साथ ही ब्रोकरेज में हम लोग थे। जाहिर सी बात है। हाँ, तो हम लोगों ने इतना अपने क्लाइंट्स का ट्रस्ट लिया है, इतना इस तरीके से हम लोगों ने किया है कि आज हम लोग अपनी अपनी कंपनीज खोल के बैठे हुए हैं। मोर देन 40 एम्प्लॉयज हमारे पास अंडर हमारे काम कर रहे हैं। बिल्कुल। एम्प्लॉयज नहीं है तो कोलीग कह सकते हैं कि हमारे साथ ही काम कर रहे हैं वो, बिल्कुल। ठीक है। तो इस चीज से क्या होता है कि सर आपको 10-12 साल हो गए, मुझे भी आई थिंक 13th ईयर चल रहा है मुझे भी दुबई में रियल एस्टेट में। ऐसा नहीं कि मैं दुबई में पहली और किसी चीज में, मैं 13 साल से दुबई में रियल एस्टेट ही कर रहा हूँ, मैं प्रॉपर्टीज ही बेच रहा हूँ, मैं इसके अलावा मैं कोई काम नहीं कर रहा, मुझे कोई काम दूसरा आता भी नहीं है। मैं ये बोलता हूँ मुझे सिर्फ प्रॉपर्टी बेचना आता है, उसको मैनेज करना आता है, और मुझे अपने कस्टमर को सिर्फ प्रॉफिट बना के देना प्रॉफिट आता बना है। के देना आता है मुझे। ऑब्वियसली आपने भी बैंकिंग से स्टार्ट किया, वहीं से आपने सेविंग करके आपने भी रियल एस्टेट में काम किया। हमें याद है कि हम लोग किस तरीके से पहले ब्रोकरेज वगैरह का याद काम है मैंने करते थे। पहली डॉज चैलेंजर ली थी। डॉज चैलेंजर उससे पहले कौन सी गाड़ी थी? मित्सुबिशी लांसर। Mitsubishi Lancer जब थी, के बैंक में अच्छी जॉब कर रहे थे। हाँ, उस टाइम पे मेरे पास होंडा सिविक थी। हाँ। एग्जैक्टली। तो जब मैं आप यकीन करो, जब मैं फुरजान में पहली मर्तबा जब मैं एज अ रियल्टर काम कर रहा था, हाँ। मैं पहली मर्तबा जब डॉज लेके आया ना, तो हमारे दोस्तों के अंदर जो है ना एक ये बात हो गई थी, यार इमरान इसका पेट्रोल बहुत ज्यादा लगेगा, तूने ये क्यों ले ली? क्योंकि हमारी रनिंग कार होती है ना रियल एस्टेट। 4.5 थी ना वो, 4.5 लीटर थी ना वो। Yes. हाँ। इंजन साइज बड़ा उसका। हाँ, और वो उस टाइम के मेरा एक ख्वाब था कि यार ये गाड़ी मुझे लेनी है ना। जब से मैं दुबई में आया था ना, तब से मेरा एक ख्वाब था कि मुझे डॉज चैलेंजर लेनी है। ऑब्वियसली सर इस एज में नहीं लेंगे तो क्या कब किसी साल की एज में जाके सही रहेंगे? हाँ ना, फिर उसके बाद देखो रियल एस्टेट ने ही मेरे सारे ख्वाब पूरे किए। और मैंने अपने इन्वेस्टरों को, ऐसा नहीं है कि मैंने अपने इन्वेस्टरों को गलत गाइड किया और मैंने अपने ख्वाब पूरे किए, मेरे इन्वेस्टरों को मैंने उससे 10 गुना ज्यादा कमा के दिया। तभी वो आज तक आपके साथ जुड़े हुए हैं, मेरे बिल्कुल, इन्वेस्टर मेरे साथ definitely। जुड़े हुए हैं। तभी तो आज हम इस मकाम पे बैठे हुए हैं कि आज हम बैठ के यहाँ पर बात कर रहे हैं, वरना बहुत सारे रियल्टर्स ऐसे हैं जो आज की तारीख में ऑफिसेज बंद करके जा चुके हैं। और बहुत सारे ऐसे ब्रोकर्स मैं जानता हूँ जो कि अपनी अपनी होम कंट्री में बैठे हैं, लंबी छुट्टी पे चले गए। ठीक है, वो बोल रहे हैं जब दोबारा काम स्टार्ट होगा। उनको ये नहीं पता कि आज की तारीख में
जो इस मार्केट के अंदर जो सस्टेन करेगा, जो क्लाइंट का, इन्वेस्टर का जो ट्रस्ट गेन करेगा, वही लॉन्ग टर्म पे चलेगा। क्योंकि आज अगर कोई इन्वेस्टर घबरा रहा है क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्री बैठा हुआ है, हम यहाँ बैठे हुए, हमें पता है कि यहाँ कुछ भी नहीं है, हम रिलैक्स हैं, राइट। रमजान पूरा गुजारा, कुछ भी नहीं था, आराम से सहरियां, मैं तो इस दफा इफ्तारियां, ईद पे भी कहीं नहीं गया कि यार, मैंने कहा यार यहाँ पे अच्छा है, बिल्कुल। ट्रैफिक नहीं है। मैं तो स्टेकेशन पे गया था यहाँ पे, बिल्कुल। आराम से अपनी फैमिली के साथ। मैंने एक रिजॉर्ट जो है मैंने बुक किया, आराम से ईद की 3-4 छुट्टियों में अपनी फैमिली के साथ स्टेकेशन पे था बिल्कुल। पूरा।